बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। एक ही सवाल है जो कि जुबान ज़द-ए-आम है, असेंबलियां तहलील होंगी या फिर नहीं? क्या इमरान खान साहब अपनी सियासी चाल के अंदर कामयाब हो सकेंगे? इस सियासी हलचल के नताइज कब और किस शक्ल में बरामद होंगे, इसका आमिर मतीन साहब से तजिया लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात होगी कि मुल्क में दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर से सर उठा लिया है। एक ही रोज में बलोचिस्तान के अंदर 8 धमाके हुए, बलोचिस्तान लरज उठा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ऐसे अजला हैं जिन्हें गैर महफूज करार दे दिया गया है। इस दहशत से निमटने के लिए अमली इक़दाम कौन उठाएगा, यह सवाल अहम है। इसका जवाब आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और आखिरी हिस्से में बात होगी अवाम की कि अवाम की दुहाई हाय रे महंगाई। चारों सूबों में आटा नायाब हो चुका है, कीमतों में होशरुबा इजाफा है। इसको लगाम कौन डालेगा, यह भी आमिर साहब से जानेंगे उनके तजिए में। आमिर साहब, रोज ही हम बात करते हैं, जब से ये असेंबलियों का मामला आया है सामने की तहलील होंगी, असेंबलियां तहलील होती हैं नहीं होती। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आगे क्या? आगे जो भी सिनारियो आप ले लें, तकलीफ़ की बात यह है कि वो कोई इतना मुस्बत नज़र नहीं आता। ये बड़ी, मेरा ख्याल ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इससे पहले कभी भी इतना के हालात ख़राब नहीं थे, मगर ये पहली दफ़ा है कि वाकई इस तरह के हालात हो गए हैं। क्योंकि हम रिसोर्स रिच कंट्री हैं, हमारा मैनेजमेंट का इशू है, मगर अब वो आ गया है कि हम वाकई ये बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बैंकरप्ट अब हो गए हैं इसमें। और क्राइसिस क्या है हमारा क्राइसिस 3 pronged है, 3 तरफा है। एक हमारा सिक्योरिटी का इशू है, बहुत खौफनाक इस वक्त चल रहा है। हम पूरा सेगमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके केपी से लेके अब इस्लामाबाद, लाहौर में भी आ गया। अब इस्लामाबाद इस वक्त प्रोटी थ्रेटेंड हुआ है, लोग डर के मारे एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि यार एहतियात करना, एडवाइजरीज आ गई हैं। वो है। साथ में हमारा इकनॉमिक एक खौफनाक सिचुएशन है कि हमारे रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, 6 बिलियन तक तकरीबन आ गए हैं। 1 महीने की हमारे पास तनख्वाहें रह गई हैं और हमें IMF से डील नहीं हो रही। और हमारा जब तक IMF से नहीं हो रही तो बाकी मुल्क जो हैं 13 बिलियन की जिन्होंने कमिटमेंट्स दी थी वो नहीं आ रहा। 400 जहाज़ खड़ा है, खाने पीने की अशिया नहीं है, तेल हम क्योंकि ख़रीद नहीं सकते इसलिए लोगों को लोड शेडिंग भी हो रही है, तेल की वजह से इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। इकनॉमिक सिनारियो है, मगर इकनॉमिक सिनारियो और ये सिक्योरिटी, इन 2 खौफनाक किस्म की सिचुएशन पे गौर नहीं हो रहा। गौर हो रहा है तो वो पॉलिटिक्स पे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे इतनी बेयकीनी है कि डायरेक्टली उसका इन दोनों पे इम्पैक्ट है कि आपका फोकस सारा आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर है। वहाँ आप सारी बहस में उलझे हुए, पार्लियामेंट, असेंबलियाँ, पॉलिटिशियन, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट उधर कोई भी है। और ये 2 मेजर इस वक्त जैसे कहते हैं ना बका के लिए इश्यूज, ये हमारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट हैं, ये हमारी बका को खतरा है। ये दोनों इतने ग्रेव और इतने संजीदा हैं। और साथ में हम भूल जाते हैं कि इस वक्त हमारी बॉर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान पे रोज़ वहाँ से हमले हो रहे हैं। हमारी वो बाढ़ जो है वहाँ पे बॉर्डर पे लगाई हुई है अफगानिस्तान की, वो उखेड़ देते हैं और वहाँ से रोज़ पता चलता है दहशतगर्द यहाँ के हमलावर हो रहे हैं। आज ही इंडिया के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पे टैक्टिकल मिसाइल लगा रहे हैं। हाँ, वो नस्ब होंगे, नस्ब किए जा रहे हैं। ये एक अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है ये एक्सेलरेशन का, कि ये भी एक वहाँ से हमारे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों बॉर्डर्स की तरफ से इस तरह के ख़तरात हैं। मगर घूम फिर के ये सारों की जड़ एक तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि कोई बेयकीनी की कैफियत ही अभी जारी रहेगी, जिसकी वजह से ना सिक्योरिटी पे हम गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी के मेजर फैक्टर है कि डॉलर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस जारी है और बिल्कुल मज़ीद बढ़ता जा रहा है कि इंटर बैंक रेट 225 का डॉलर का है, मगर 250 पे भी नहीं मिल रहा, 270-80 तक का भी नहीं हो रहा, और अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है और होर्डिंग हो रही है। एक बिल्कुल कैफियत बड़ी बुरी सूरत हाल है।
और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रही, उनसे हैंडलिंग नहीं हो रही। डॉक्टर साहब जो इतने दिन लंबे चढ़े वादे करके आए थे कि वो आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, वो बिल्कुल अब चुप बैठे हुए हैं। वो इधर की बातें उधर की, वो उनको बस यही पड़ा हुआ है कि उनके असासे आज दोबारा क्लियर हो गए हैं और नवाज शरीफ वापस आ रहा है। इसके अलावा वो कोई इकॉनमी पे अब नहीं बता रहे। और पॉलिटिक्स की ये है कि अभी हमारे प्रोग्राम में कल फवाद चौधरी साहब ने ये इशारा दिया कि इस बात का कभी इम्कान है कि पीटीआई इंतज़ार नहीं कर रही कि ये 11 जनवरी को जो पेशी अदालत की हाई कोर्ट की आई हुई है कि हम उसके अंदर फैसला करेंगे, तो जब तक उन्होंने उनसे एफिडेविट ली हुई है कि वो असम्बलियों की तहलील नहीं करेंगे। मगर कल की जो खबर थी फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में दी, उन्होंने कहा जी इस बात का काफ़ी इम्कान है कि 4 से पहले 4 तारीख, क्योंकि 4 तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 4 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो 3 महीने 90 डेज़ का टाइम इलेक्शन का मैक्सिमम उसके अंदर होना है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी इस बात का इम्कान है कि आज और कल और परसों तरसों एक हफ़्ते के अंदर, आप समझ लें आज 27 है, तो हफ्ते के अंदर इस बात का इम्कान है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी वक्त भी वो ले लें। और उन्होंने कहा कि इसके बाद हम अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन डाल देंगे कि जनाब आपका असम्बलियाँ तहलील करने का जो मेन उज़र था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, हमने उस उज़र को हैंडल कर लिया है, आपके उस उज़र को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब हमारे उसमें असम्बलियाँ तहलील करने में कोई उज़र नहीं होता। ये वो वैसे भी कर सकते हैं, मगर वो अदालत ये कह सकती है कि आपने, हालांकि वो इसलिए किया गया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लेने तक, और मगर फिर भी ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि आया एफिडेविट जब दी हुई है कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे तो क्यों कर दी हैं। तो वो इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके असम्बलियाँ तहलील करें या ना करें। अब इसके अंदर कोई भी कानूनी और सियासी वजह नहीं रुकती नहीं नज़र आती। अगर पीटीआई की बिल्कुल नीयत नज़र आती है और जो इन्होंने हिले बहाने किए हुए थे, जो तरीक़ाकार किए थे पीडीएम के, वो ख़त्म हो गए हैं तकरीबन, कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लिया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये साबित हो गया कि नंबर्स मैटर करते हैं। जिसके पास नंबर है वो हुकूमत चलाएगा, तो उनके पास क्योंकि नंबर नहीं है तो मजीद डिले नहीं हो सकता। हाँ, एक वाइल्ड कार्ड है। वो क्या है? वो वाइल्ड कार्ड जो है वो है परवेज़ इलाही साहब। ठीक है। ये शक ही रहता है कि वो किधर हैं किधर नहीं हैं। वो कभी जो बाजी साहब की तारीफें शुरू कर देते हैं, इमरान खान साहब पे तनकीद भी बड़ी कर रहे हैं, तनकीद भी करते हैं, बहाने सिर उनके रोज़ का मूड देखना होता है कि आज किधर है। और सारी जो इस वक्त जो मौखर हो गई है तहलील होना, वो उसके बेनिफिशरी वो हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी जाए और जितने दिन ज़्यादा लग जाएं। इस दौरान में वहाँ पे ख़जानों के मुंह खुल चुके हुए हैं, डेवलपमेंट फंड्स दिए जा रहे हैं। वैसे वो बाय द वे इस्लामाबाद में भी सूरत हाल यही है कि इन्होंने इस वक्त बुरे हालात हैं हमारी इकॉनमी के, मगर 87 बिलियन डॉलर्स जो है, 87 बिलियन रुपीज़ जो हैं उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं एमएनएस के लिए कि अपने हलकों पे खर्च सकें। नेक्स्ट इलेक्शन है ना। हाँ, तो एक इलेक्शन कैंपेन हो गई है। यही सूरत हाल पंजाब की है कि वो मैक्सिमम डेवलपमेंट स्कीमों के लिए और चीज़ों के लिए और धड़ाधड़ जो है ना एग्जम्पशंस हो रही हैं, ठेके हो रहे हैं। लाहौर का मास्टर प्लान जो है वो अप्रूव हो रहा है, धड़ाधड़ मशीन लगी हुई वहाँ पे। उसके बाद रूदा अप्रूव हो रहा है। उसके बाद जो है एक उन्होंने साफियों को चुप कराने के लिए एक ऐलान कर दिया कि हम वहाँ उनके लिए भी प्लॉट देंगे। तो हमारे साफी भाई भी बेचारे खामोश है, गरीब गुरबा जो है उनका ये बात चुप कराने के लिए आ जाती है। तो मगर ये है कि पॉइंट इज़ कि इस वक्त बेयकीनी है और इस वक्त एक मल्टी प्रोंग्ड क्राइसिस चल रहा है। चलें इसमें कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें या सूरत हाल क्लियर हो सके। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम मुकाबिल के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू सर। जी खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज आपको, आप माहिर कानून भी हैं और आपकी खूबी ये है कि आप पॉलिटिक्स को अपने लीगल व्यूज़ पे मिक्स नहीं करते हैं। ये मैं कल भी आपको सुन रहा था, आपने बड़ी दिलेरी के साथ ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। मगर आज ख़ास तौर पे आपको इसलिए भी बुलाना चाह रहे थे कि आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज बरसी है
और हम सब उस गम में शरीक हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की, और मैं समझता हूँ पूरी मुसलमान उम्मा की बड़ी लीडर थी, इंटरनेशनल एक लीडर उनका स्टैचर था। तो आज हम सब बड़ी तकलीफ़ में हैं, मगर मज़ीद तकलीफ़ में ये है कि 15 साल हो गए हैं और उनके कत्ल की आज तक तफ्तीश नहीं हो सकी। आज तक ये मुअम्मा है, उसमें आपकी हुकूमत भी 5 साल रही मगर ये मसले का हल नहीं हुआ। तो हमारा भी दिल दुखा हुआ है, आई एम श्योर आपका भी होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, बीबी शहीद का, रानी बीबी शहीद का तो कोई सानी नहीं है। मैं समझता हूँ बेनज़ीर सिर्फ नाम से ही उनका बेनज़ीर नहीं था, बल्कि वो गुफ्तार में भी बेनज़ीर थी, किरदार में भी बेनज़ीर थी, लिबास में भी बेनज़ीर थी, और उनकी जो है बहुत ज़्यादा वो एक लीडर भी ऐसी थी कि वो बेनज़ीर थी, मैं समझता हूँ। और मेरे तो चूंकि घर में वो नवंबर में 2007 मरने जो आखिरी उनका था वो मेरे घर रही थी, और मेरा घर सब जेल भी बन गया था, और मैंने उनको चूंकि बहुत मुझे मौका मिला उनकी खिदमत करने का भी। और हमारे बलोचों में ये होता है, जब आपके न्यानी घर में ठहरे तो वो आपकी माँ भी होती है, बहन भी होती है, और लीडर तो वो हमारी थी ही। लेकिन उनकी दलेरी की कोई मैं नहीं समझता कि सानी हो सकता है। बाहर कैफ वो जब आई हैं तो 18 अक्टूबर कारसाज में देखें किस तरह से उनका स्वागत किया गया, हालांकि लाखों शख्स जो है उनको लेने के लिए गए थे एयरपोर्ट पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारसाज पर हमला होता है और 150 हमारा जो जानसार उन पर अपनी जाने निसार करता है। और बीबी क्योंकि ज़रा उस वक्त नीचे गई थी अपनी तकरीर को हतमी वो शक्ल देने के लिए, और उन्होंने मज़ार कायद पे जाना था, तो वो उस लिहाज से उनकी तफ्तीश का ना होना अभी तक और मुजरमों का पकड़े ना जाना, ये कितना बड़ा आपके लिए इशू है? देखिए बहुत बड़ा, चूंकि वो 18 कारसाज की मैं बात कर रहा था, तो वो रात को रानी बीबी शहीद के हिदायत पर मैंने वो उनके FIR लिखी थी, और फिर हमने कायम अली शाह साहब जो उधर सिंध के सदर थे उनको भेजा था थाने पे पर्चा दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वो भी उनकी तरफ से पर्चा दर्ज ना हो सका और पुलिस वाले ने कर दिया पर्चा दर्ज। आज तक कारसाज वाले साने का भी कोई पता नहीं है क्या उसका हुआ और क्या तफ्तीश हुई और कौन कातिल था। 150 बंदा जो है मरा और कई से जख्मी हुई। यही फिर आप 27 दिसंबर की बात ही देख लीजिएगा। 27 दिसंबर को भी रानी शहीद अपने पूरे जोबन में और ग्लो में जो है ये लियाकत बाग जाती हैं, और मुझे बीबी ने कहा कि आप चूंकि इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज हैं तो आप ने ये प्रेजेंटेशन देनी है। एक विदेशी वफ्द आया हुआ है जिसमें डोनाल्ड स्पेंसर कांग्रेसमैन है और कैनेडी जो है अपना सेनेटर हैं, और बाकी तो आपने बताना है कि ये इलेक्शन की किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने बंदोबस्त किए हुए हैं। यानी मैंने 600 सफ़ों का डोजियर लिखा हुआ था जिसमें प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग 3 हिस्सों में बांटा हुआ। वो जो है शायद कहीं नेट पे मिल जाए, वो भी गायब हो गया क्योंकि बीबी की आज 15 साल बीबी की शहादत को हो गए हैं, तो इंसान ऐसे मौक़ों पे पीछे मुड़ के देखता है और उससे सबक सीखने की कोशिश करता है कि बीबी के मुतालिक ये कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, और वाकई वो चारों सूबों की जंजीर थी। वो पूरे पाकिस्तान में हर सूबे से, हर इलाके से पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे वो वोट लेती थी। तो अभी एक पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक सिंध के दही इलाकों तक महदूद होके रह गई है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे कि इतनी बड़ी पार्टी जो है? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि बीबी के होते हुए बहुत डिबेट का आदत थी, बीबी जो आप जैसे लोग थे सारे खुल के बात करते थे, मगर अभी देखा है किसी की आवाज़ नहीं आती, कोई खुल के नहीं बोलता। एक बड़ा जबर डर का एक मौका आता है। मगर ये बताएं कि इसमें ये जो पीपल्स पार्टी का श्रिंक होना है, पंजाब से KP से गायब हो जाना, इसका कौन जिम्मेदार है? देखें एक बात तो ये है, जिस तरह आपने कहा 15 साल में अगर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वो भी बेनजीर भुट्टो जैसी एक शख्सियत जो बैनुल अक़वामी शख्सियत थी, सिर्फ पाकिस्तान की या तीसरी दुनिया की नहीं है, वो बैनुल अक़वामी और स्टेट्स वुमन थी, वो सिर्फ सियासतदान नहीं थी, औरतों की भी वो अलंबरदार थी। और इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में वो प्राइम मिनिस्टर बनी जहां कहते थे कि औरत प्राइम मिनिस्टर तो क्या, सदर क्या, कोई नहीं बन सकती है औरत। और फिर हमें क्या इंसाफ मिला है 15 साल में, जो इंसाफ मिला 10 साल बाद जब एंटी टेररिज्म अदालत पीपल्स पार्टी के सवाल पे आना चाह रहा हूँ, उस पे भी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, बिल्कुल ये तो ना कहें कि नहीं बोलते, मेरा तो 3-4 दिनों से आपने मत मार दी हुई है जो मेरा वो वायरल किया है, आप जरा सुन तो लें, उसमें मैंने कितना कुछ कहा है। और इसीलिए मैंने, आप एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन में हैं, एजाज हसन बोलते हैं, बाकी बड़े बड़े नाम जो हम सुनते थे वो बिल्कुल खामोश अपनी सेनेटरशिप के पीछे, एमएनएशिप वजारतों के पीछे, आवाज नहीं किसी की निकलती। नहीं सर, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को ही ज़ियाउल हक की बाकियात ने बदल के रख दिया। ज़ियाउल हक ने जो इस मुल्क में फिक्री इंतशार पैदा किया और जो एथनिक डिवाइड और सेक्टेरियन डिवाइड की, उसने आवाम से पॉलिटिक्स छीन कर इलेक्टेबल्स के हाथ में दे दी। और जितनी सूबाई तासबियत और जितनी जो है मजहबी मुनाफरत और जितना इसने जो है इसकी बर्बादी की है हमारे सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम की। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो एक दही सिंध तक महदूद होकर रह गई है, इसके जवाल की वजह ज़ियाउल हक के बाकियात ने टेक ओवर कर लिया इसको? मैं क्या कह सकता हूँ, खुल के बात करें ना, आज खुल के कोई वजूहत तो होंगी, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी। हाँ, हमारे अलायंसेस ने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम जब तक एक रेजिलिएंट पार्टी थी और एक हमारी पार्टी ऐसी थी जो प्रो पीपल बात करती थी और आवाम की सिर्फ बात करती थी, हमने जो है, हम भी जो है, चूंकि सारी दुनिया इलेक्टेबल्स की पड़ गई, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इल्हाक और इत्तेहाद में शुरुआत होना शुरू हो गए, उन्होंने हमें नुकसान दिलाया। पिछला जब हमने पीएमएल काफ के साथ किया था तो भी हमें नुकसान हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था उसका। और अब भी मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने इस जो संगम को हमारा पंजाब वालों ने तस्लीम नहीं किया है, इसीलिए आप नताइज देख रहे हैं इलेक्शन के। तो बाहर क्या, पार्टी के अंदर हमारी बड़ी डिस्कशंस होती हैं, ये और बात है। ये आपकी तरह खुर्शीद साहब, आज एतजाज असद साहब ने भी पहले भी कहते रहे, आज बहुत ज़्यादा लाउडली ये कहा है कि ये जो नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद, हमारी कभी दोस्त नहीं हो सकती, इन्होंने हमेशा हमें हमारी कमर में छुरा घोंपा है और ये अब भी इसका नुकसान ही नुकसान है। पीपल्स पार्टी ने अगर अपने आप को पंजाब में रिवाइव करना है तो इनसे रास्ते जुदा करने होंगे। यार, आईजीआई किसने बनाई थी? वो जरा असगर खान का केस तो निकाल लें। सुप्रीम कोर्ट में बयान अल्फी दिए गए, जिसने पैसे देने वाले ने भी किया और जो है एजेंसीज ने भी जो है सारा वहां शवायद दिए और उसका आज तक नतीजा नहीं निकला है। अगर इस तरह से इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनेंगे, और बदकिस्मती से फिर आपने देखा 89 में जो बीबी के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था, उसमें किसने पैसे दिए थे और कहां जाकर उनको जो है मेंबर्स को वो डरबी की तरह बंद किया गया था और किसने उस पर अखराजात सारे किए थे? मैंने कल यही सवाल जो है आपके हसन मुर्जा साहब से किया कि मुझे क्लियरली याद है, मैं वहाँ उस वक्त मौजूद था कि 89 में जब बीबी का नो कॉन्फिडेंस उसके ख़िलाफ़ किया गया था और वो आपने सब ने देखा किस तरह बोरियां नोटों की खुली थी और किस तरीके से बीबी उसकी विक्टिम थी। और आज जब हम देखते हैं कि ये सिंध हाउस के अंदर बंदे इकट्ठे किए जाते हैं और पंजाब में तो बहुत ब्लेटेंटली जो है वहाँ पे लोटाक्रेसी हुई गई, तो ये पीपल्स पार्टी को हम इस तरह तो नहीं जानते थे, इस नहज पे कैसे पहुंची? देखें, एक तो जहां तक सिंध वाला आप हाउस की बात करते हैं, उनको किसी ने वोट नहीं दिया, उनमें से किसी ने भी। ये तो मोहतरम इमरान खान साहब को उनके एलाइज जो थे, चूंकि उनके पास अददी अकेले के पास बर्तरी नहीं थी 172 बनाने की हुकूमत, सो उनके एलाइज जो थे उनके, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो कोलिशन पार्टनर सारे छोड़ गए और वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनको अख्तियार था कि वो साथ दें या अलहदा हो जाएं। जब वो अलहदा हो गए और उन्होंने वोट खिलाफ दिए तो जाहिर है उसका नतीजा आया। लेकिन
जहां तक ताल्लुक है पीटीआई के लोगों के छोड़ने का, वो इधर पंजाब में तो ये हुआ था और वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये काउंट नहीं हो सकते हैं। और वो पंजाब में इखलाकी तौर पे, क्योंकि जाहिर है पीडीएम का हिस्सा है और वो नून लीग के साथ मिलके, तो मोर्द इल्जाम इनको भी ठहराएंगे। आप समझते हैं इखलाकी तौर पे गलत था? ये देखें, कोई भी लोटाक्रेसी हो, देखें वफा नहीं है तो कुछ नहीं है। वफा, अगर आप बेवफाई करते हैं, आज तक हम माफ नहीं कर सके हैं फारूक लिगारी साहब को, जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और बीबी रानी शहीद की हुकूमत को जो है बर्खास्त किया, और बाद में जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो मैं हैरान होता हूँ कि हमने कितना मुक्तदर किया था उन्हें, और उसके बाद मिल्लत पार्टी, जिल्लत पार्टी जो भी है बनी, और मैंने देखा कि किस तरह से वो जो है एक आम एमएनए बन के और किस तरह से जो है मुशर्रफ के आगे पीछे मैं सरवत पूछना चाह रही हूँ कोई सवाल में, बस ये उससे पहले कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी बड़ी जानदार तकरीर की, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक कहा कि ये सिलेक्टेड को हमने आज फारिग कर दिया उन लोगों को। बड़ा अच्छा कहा, उनके ये जज्बात थे। मगर हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी को, जिस पीपल्स पार्टी को हम जानते थे, उसकी बुनियादी असास एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, वो लोगों के साथ हमेशा खड़ी हुई। मगर अभी जो है बाजवा साहब के साथ वो ठीक है, वो पुराने गिले शिकवे कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी भी उसी रेस में है, जिस तरह आपने कहा इलेक्टेबल्स की रेस में है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को भी जब सूट करे, उनके साथ मिलके जोड़ तोड़ करने में, तो आज ज़्यादा पीपल्स पार्टी भी वही नज़र आती है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन के रह गई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की थी, या एस्टैब्लिशमेंट अवाम इस चीज की पजीराई करते हैं। प्रो पीपल ही होना चाहिए। और अगर उन्होंने कह दिया है कि हम अब से एक पॉलिटिकल हैं, तो मैं समझता हूं कि हम ना ही उनको बीच में दावतें दें तो बेहतर है। अगर वो प्रोफेशनलिज्म में अपने हदूद क़यूद जो आइन के मुतय्यन है और दिफाए पाकिस्तान में हमारी वो दुआएं भी लेते हैं और हमारी मुआवनत भी लेते हैं, और हम उनकी जो है उनकी कुर्बानियों को हम एक्नॉलेज भी करते हैं, चाहे वो मुकामी सैलाब हो, कोई जलजले की आफात हो, कोई भी हो, या सरहदों पर वो जान देना हो। बन्नू में अभी जो ऑपरेशन हुआ, आपने देखा जिस तरह से हमने ज़रब अज़ब में जिस तरह से किया, या रद्दुल फसाद में जिस तरह से हमने किया, ये सारी चीजें जो है फौज का क्रेडिट, डेफिनेटली फौज मजबूत होना उसका लाजिम है, क्योंकि हम ऐसे खित्ते में हैं जहां हमारे हमसाये ने हमारे वजूद को ही तस्लीम नहीं किया है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत दलेरी से उजागर किया है, और हिंदुस्तान में उनके सर पर भी जो है एक कीमत रखी गई है, यानी इस हद तक वो जन सिंघिये जो है वो मुश्ताइल हुए। तो आप इसका बिल्कुल खोसा साहब, हमने वो स्पीच सुनी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बड़ी दलेराना तकरीर की और आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से। आइन की आप बात कर रहे थे, गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में हसन मुर्तजा साहब थे, आप ही की पार्टी के हैं वो मेंबर। आइन की तशरीह के हवाले से कुछ उनसे बहस चल गई, क्या आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि आइन हमें इस चीज का पाबंद करता है कि जी असेंबलियां अगर तहलील होने जा रही तो हमने उनको रोकना है? और दूसरा उनसे कुछ ये भी बहस हुई, उन्होंने कहा कि जी इल्जाम लगाया जाता है आसिफ अली जरदारी साहब ने लोगों को खरीदा था जब सिंध हाउस की बात आती है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन वीडियोस का आप या आने वाले वक्त में तारीख के अंदर क्या फैसला होगा कि ये लोग सिंध हाउस में क्या कर रहे थे? ये 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, इन पे प्लीज जरा मुझे गाइड कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या तहलील करने में कोई आईनी ममानियत या रुकावट है? बिल्कुल, तहलील जो है चीफ मिनिस्टर साहब जब चाहें या प्राइम मिनिस्टर साहब जब चाहें वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी भेज सकते हैं, और 48 घंटे ही होते हैं गवर्नर के पास अगर चीफ मिनिस्टर जो है तहलील करने के लिए भेजता है। गवर्नर सिर्फ 48 घंटे तक यानी वो रोक सकता है, वरना वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल हो जाता है। मगर यहाँ किस चीफ मिनिस्टर ने तहलील की समरी भेजी है? देखें, ये सियासत चल रही है। वो आपने अंदर से देखा है कि मोहतरम परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब तहलील करने के खिलाफ है, और उन्होंने कहा 99% या 90% जो है MPs वो नहीं चाहते तहलील हो।
बाहर कैफ अब ये हाई कोर्ट में है मसाला, हाई कोर्ट इसमें करेगी। हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमें तो आईनी तौर पर एक अमल मौजूद है, हम उस आईनी अमल को जो है रोकने का हमारे पास अदलिया के पास कोई अख्तियार नहीं होता है। अलबत्ता ये पिटीशन चूंकि आ गई है और इसमें बहुत सारे आईनी और कानूनी नुकात हैं, जिसमें ये भी है कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में क्या गवर्नर का अनब्राइडल्ड वाइल्ड उसकी जो है डिस्क्रिशन है कि वो जिस वक्त चाहे वो तहलील के लिए लिख दे आप 361 के ऐवान को उठा के बाहर, तो वो ये इस तरह से नहीं होता है। इसलिए गवर्नर को भी ये देखना पड़ता है कि क्या वो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैं खुद गवर्नर रहा हूं, मैं तो मुस्तरद कर देता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं तो सीधा लिख देता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि इमरजेंसी है कि ऑर्डिनेंस लगाया जाए, मैं बाईपास नहीं करने दूंगा, ये जमहूर के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। तो मैंने तो समरी सारी जो है चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुस्तरद की थी बतौर गवर्नर के। यहाँ भी अल्फाज जो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में है, द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड, अगर गवर्नर की तशफ़ी और तसल्ली होती है कि वजीर आला ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, सो ये सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये ऐसे विम्सिकल और कैप्रिशियस आपकी जब दिल मर्जी आए तो आप उड़ा के आप उसको कहो जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो ये ऐसा नहीं होता है। और इसलिए वो चीजें देखने वाली हैं जो खुद ही हाई कोर्ट इसमें देखेगी। लेकिन बात ये है कि क्या इस दौरानिये में अगर दूसरे दिन जो बहस सामने आई है, जजों ने कहा कि अगर हम आपको उसको सस्पेंड करते हैं और आप अगले दिन जाके उसको तहलील कर देते हो तो हमारी भी अख्तियारात और हम इन चीजों को फिर जाहिर है कि इन्फ्रक्चुअस हो जाती हैं। तो उन्होंने उस नीयत से, उस इरादे से उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब तक ये पिटीशन आईनी दरखास्त आपकी चलती है, आप उस वक्त तक जो है ये अंडरटेकिंग दे दें कि आप तहलील नहीं करेंगे। ये आईनी इसका जवाब नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, आप मजीद इस पे बात करेंगे, देन हम अपनी ब्रेक की तरफ चलेंगे। अभी ब्रेक के बाद बात करेंगे। चलिए ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, सियासी गुफ्तगू तो हम हर रोज ही करते हैं, मगर एक और मामला जिसके ऊपर हर रोज ही बात होनी चाहिए और कहीं ज्यादा, वो है मुल्क में दोबारा से जो दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हो गया है, इसको लगाम कौन डालेगा, इसको काबू में कौन लाएगा? बड़ी बुरी सूरत हाल है। मैं जैसे पहले कह रहा था कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा सारा फोकस इस वक्त जो असम्बलियाँ तहलील होने, सियासी लड़ाई मार कटाई पे हुआ है, और हमारे जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं हमारी इकॉनमी के और सिक्योरिटी के, इस सिक्योरिटी की बहुत बुरी हालत है कि इस्लामाबाद में जो हर तरफ पिकेट्स लग गई, हर आदमी डरा हुआ है कि वो जो बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाला था, सुसाइड डर जो था, वो पता नहीं किस हाई वैल्यू टारगेट के लिए जाना था। एडवाइजरीज आ गई हैं, उस पर बात करेंगे। पर पहले उससे केपी के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि साउथ ऑफ केपी में बन्नू, लकी मरवत, इन एरियाज़ में बड़ी तवातर के साथ जेल ब्रेक्स हो रही थी, थानों पे कब्ज़ा किया जा रहा था। बलूचिस्तान में पहले भी वाक़यात हो रहे थे, खुजदार में अभी बहुत ज़्यादा ये चंद दिनों में बलूचिस्तान के अंदर हुआ। पहले जो है ग्वादर से काफ़ी सिलसिले में चल रहा था, फिर ये कल परसों जो है मरी इलाका जो है कहान कोलू के साथ मलहका इलाका है, जो कि मरियों का एक आप समझ लें बेस है, जहाँ ना कोई सड़क कभी वो बनने देते थे, ना कभी कुछ था। वहाँ एक ऑपरेशन हुआ, एक कप्तान साहब हमारे शहीद हुए, और उसके अलावा ये कोयटा में, खुजदार में, मुख्तलिफ जगहों पे ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं। तो हमारे साथ खलील रहमान साहब हमारे खलील अहमद साहब हैं, खलील अहमद साहब हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं कोयटा से मौजूद हैं। तो खलील, पहले ज़रा हमें बारी बारी ग्वादर पे करें, काफ़ी दिन से सिलसिला जारी है, अब ज़रा हालात वहाँ पे ज़्यादा संगीन हो गए हैं, ज़रा उस पर ब्रीफ करें, वहाँ क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल आमिर मतीन साहब, गवादर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रात जो है वो जो हक 2 तहरीक का जो मरकज़ी कैंप था उस पर दावा बोला गया पुलिस की जानिब से, और उनके एक जो लीडर है हुसैन वाडला समेत 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आधी रात को ये ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 2 दिन से जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो गवादर और माड़ा, पसनी, जीवनी, सुरबंदर यहाँ निकले हुए हैं। उन्होंने कोस्टल हाईवे पे धरना दिया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तमाम कारोबारी मराकज़ जो है बंद हैं। और इसके अलावा 2 दिन से इंटरनेट सर्विस, फ़ोन सर्विसेज जो है वो इन इलाकों में बंद है। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि इस मजमे में एक फायरिंग का वाक़या हुआ जिसकी जद में आकर एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए, और उनका ताल्लुक जो है नसीराबाद से था, यासिर नाम बताया जाता है। तो इसके अलावा जो है पुलिस ने 2 दिन में काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं, जबकि पूरे इलाके की नाकाबंदी हुई है और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी जो हैं वो सड़कों पे हैं। और जो इस तहरीक के जो रहनुमा हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, वो अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। और आज इस सूबाई वज़ीर दाखिला ने जो ये वाक़या हुआ इसकी शदीद मज़म्मत की है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस वाक़े की FIR जो है वो मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ काटेंगे। और गवादर के अंदर जो कि CPEC का संगम है वहाँ इस वक्त ज़िंदगी बहुत मफलूज है। कोस्टल हाईवे जो है वो तकरीबन बंद कर दी गई है और लोग अभी भी स्ट्राइक पे हैं, और वहाँ एक पुलिस एहलकार की शहादत भी हो चुकी है। बहुत टेंस सिचुएशन है। जी हाँ बिल्कुल, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन से तमाम कारोबार बंद है, माहीगीर जो हैं वो समंदर में नहीं जा रहे, और तमाम सर्विसेज भी वहाँ पे बंद हैं। और हुकूमत का भी इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई सख्त है, और उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत भी जो है वो किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, हुकूमती रट को हर सूरत तस्लीम करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने आज मीडिया से बातचीत मैं आपकी बात कर रहा हूँ। पहले ये बात चल रही थी कि ये मौलाना हिदायतुल्लाह साहब की जो तहरीक चल रही थी, ये था हिदायतुल्लाह खान, कि ये इनके साथ बातचीत की जाए, इनकी डिमांड जो जायज़ इनकी डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। बहरहाल वो लोकल्स के लिए पानी, मकान, बिजली इस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं। तो अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया और ये अब ऑपरेशन वाला सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, आज से 2 दिन कबल जो है 2 सूबाई उज़रा, सूबाई वज़ीर दाखिला और एक सूबाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिनका ताल्लुक तुर्बत से है, लाला रशीद, वो गए थे और उन्होंने जो है मौलाना हिदायतुर रहमान से मुज़ाकरात किए थे। वो काफ़ी देर तक 6 घंटे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और फिर उसी रात सुबह 5 बजे जो है ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें इनका जो मरकज़ी कैंप था वाइट चौक पे उसको उखाड़ दिया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद सुबह जब लोगों को पता चला कि ये ऑपरेशन किया गया है, तो उसके बाद हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए। कल DIG जो कॉम्प्लेक्स है उसके दरवाजे को आग लगा दी गई, उस पर पथराव किया गया। और आज DC हाउस का जो है वो हज़ारों अफराद ने गिरफ्तार किया, पथराव किया, जिसके बाद जो मजमा था उसको मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, गैस की शेलिंग की गई, जिसमें भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है वो उससे मुतासिर हुए, काफ़ी कोलू के इलाके में आ जाते हैं कि ये जो कहान में ऑपरेशन हुआ है, ये इसमें हमारे वहाँ फौजी भाई शहीद भी हुए हैं, एक बहुत ही निडर खूबसूरत कैप्टन साहब भी शहीद हुए हैं। तो ये वहाँ पे ये हमेशा से नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि कोलू ये मरी एरिया है, बडेरा बुगटी है, ये मरियों का ये ख़ास इलाका है। उसके अंदर ये जो कहान का इलाका है, ये बड़े अरसे से वहाँ पे ना सड़कें बनाई गई, नो गो एरिया था। तो क्या ये उस नो गो एरिया को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया था, या इंटेलिजेंस की थी कि वहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं या कुछ तकरीबकारी की प्लानिंग हो रही है?
जी बिल्कुल आमिर मतीन साहब, जो कहान है कोहलू का इलाका है, ये जब से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे फौजी जवान या FC के जवान शहीद हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ जो है ऑपरेशन में मारी गई है। यहाँ एक इंटेलिजेंस बेस इतला थी कि यहाँ पे एक दोबारा गिरोह जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं और जो कि तकरीबी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं बलूचिस्तान में। तो इस हवाले से यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया, शुरू किया गया था ताकि इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सके। तो इसी ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक गाड़ी जो है वो बारूदी सुरंग से टकराई है, जिसके नतीजे में कैप्टन फहद समेत 5 पाक फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए। तो ये ऑपरेशन अब तक जारी है और तमाम अब तक इसकी तफसीलात ISPR ने जारी नहीं की हैं। यही बताया गया है कि यहाँ पे दोबारा से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे थे, लिहाजा उनके खात्मे के लिए जो है ये ऑपरेशन किया गया। वैसे इसी तरह जो पश्तून इलाका है वो अफगानिस्तान से बिल्कुल मुहल्ला इलाका है, वहाँ ज़ोब में ये जो कोयटा में भी हो रहे हैं वाक़यात, तौतर से खिजदार में भी हो रहे हैं, तो एक तो ये कहाँ मेजर एरियाज जहाँ हो रहे हैं, प्लस कि ये एकदम से जो इसके अंदर तेज़ी आ गई है, बलूचिस्तान के पे बहुत फोकस आ गया है, इसकी क्या वजूहात है कि वो क्यों समझ रहे हैं कि इस वक्त वो जो फोर्सेस हैं इसके पीछे कि वाई ना हो इस वक्त, क्या हम क्योंकि कमज़ोर हैं या क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में 2 धमाके हुए, खुजदार में हुआ, हब में हुआ, तुरबत में हुआ, नूशकी में हुआ, जिसमें तकरीबन 17 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हुए। और जिस तरह मुल्की सूरत हाल है कि हम माशी तौर पे भी बहुत कमज़ोर हैं और मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, और खुसूसन जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी ख़त्म की है, उसके बाद इन कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। और हमारे जो इतलात हैं इसके मुताबिक जो है बरास के नाम से एक नई तंजीम बनी है, जिसमें दाइश है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और उसके अलावा जो अलहदगी पसंद तंजीम है वो इकट्ठी हो गई हैं और अब उन्होंने मिलकर जो है कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी हैं। और उनके जो स्लीपर सेल्स थे, जो डेड थे, अब वो एक्टिव हो गए हैं। और खुसूसन जो अफगानिस्तान से है इनको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, नए वेपन्स मिले हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो जानी नुकसान हो रहा है। हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत है लास्टली कि इस वक्त जो है ये मजहबी दहशतगर्द और जो है अलहदगी पसंद बलोच जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं और ये वारदातें इकट्ठी करना शुरू हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि ये सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो गए। और अभी मकरान डिवीज़न से एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है उन्होंने जाके तालिबान के जो नए अमीर हैं उनसे बैत की है और बताया जा रहा है कि अब तक तो इनकी कोई कार्रवाई इन्होंने क्लेम नहीं की है। जितनी भी वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता दिनों उनको अलहदगी पसंद तंजीमों ने कबूल किया है। ताहम ये एक ख़तरनाक अलामत है कि इनका इकट्ठा होना और बलूचिस्तान में मिल के कार्रवाइयाँ करना जो है ये एक ख़तरनाक बात है, तशवीशनाक बात है। और खुसूसन हमने देखा कि ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं इसमें पुलिस का किरदार कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आई कि किसी ये जो धमाकों में लोग दस्ती बम फेंक के 3 थानों के जो है सामने दस्ती बम फेंके गए हैं, कोयटा में भी, हब में भी और इसके अलावा तुरबत में भी और नोशकी में भी जो है ना वो पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया गया, लेकिन कोई जो है उसमें गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस जो बिल्कुल उसका किरदार था वो हमें नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह से भी लोगों में काफी तशवीश पाई जाती है। अच्छा खलील अहमद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, जो आमिर साहब ने आपसे सवालात किए, फिर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अपना तज्जिया और पूरी सूरत हाल हमारे सामने रख रहे हैं, गवादर की सूरत हाल हमारे सामने है, बलूचिस्तान के अंदर होने वाले धमाकों की सूरत हाल, आपने स्लीपर सेल्स के हवाले से बात की, आपने कहा पुलिस हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। इन तमाम बातों को जोड़ के मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, देख रहे हैं, मामूल से कितनी हटके या कितनी मुख्तलिफ सिचुएशन इस वक्त आम लोगों के अंदर आपको नजर आ रही है, ऐसे में जबकि पुलिस भी आपको नजर नहीं आ रही?
जी हाँ, बिल्कुल। जो एकदम से एक नई सिचुएशन पैदा हुई है और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से या 15-20 दिन से आप देखें मतवातिर जो है वो धमाके हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और लोग आराम से आके जो है वो शहर में जो है वो दस्ती बम फेंक के जो है वो फरार हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल लोगों में काफ़ी खौफ व हरास फैल गया। और जिस तरह लोग कारोबार हालात अच्छे हुए थे तो लोग जो है वो अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब वो भी जो है तशवीश ना उसमें उनमें तशवीश पाई जाती है। और इस हवाले से हर हलकों में बात हो रही है कि एकदम से क्या वजूहात हैं कि ये इतनी दहशतगर्दी में तेज़ी आ गई है और इसका किला कमा करने के लिए जो हमारी पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके किरदार क्या है। सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरह इनको दोबारा कंट्रोल किया जाएगा और ये जो वारदातें शुरू हो गई हैं तेज़ी से इनको किस तरह ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, ये सिर्फ बलूचिस्तान का किस्सा नहीं, बलूचिस्तान का दुख नहीं है, हम जहां पर इस वक्त मौजूद हैं उस शहर का भी हमें दुख है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है। जी, ये बड़ी ख़तरनाक और तशवीशनाक बात यह है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे पूरी आपके अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है, जो कि KP से लेके बलूचिस्तान के सारे तूल व अर्ज़ में वहाँ से ये धमाके हुए चारों तरफ से कर रहे हैं। और हमारे जो दुश्मन हैं वो मजहबी दहशतगर्द दाइश वगैरह और भी स्प्लिंटर ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, यही खबरें आ रही हैं। और साथ में ये नेशनलिस्ट हमेशा जो थे इनका और उनका इनमें मजहबी जुनूनियत नहीं थी, ये अपने आप को कोशिश भी करते थे उनसे दूर रखने की, क्योंकि इनकी लड़ाई जो बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट हैं या इवन सिंधी नेशनलिस्ट भी हैं, पश्तून नेशनलिस्ट हैं, इनका हमेशा मुखालफत रही मजहबी जुनूनियत के साथ। ये उस मजहबी शिद्दत पसंदी में बिलीव नहीं करते थे। मगर अभी डेस्परेशन कह लें, प्लानिंग कह लें, फॉरेन ट्रेनिंग कह लें, जो भी मिला के कुछ कूदते हैं जो इनको इकट्ठा कर रही हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और वो आपने सही कहा कि क्योंकि एक हमारी बड़ी ये भी तकलीफदेह बात है कि जब तक पंजाब में और इस्लामाबाद में नहीं होता तो हमारी टेंशन नहीं आती इस तरफ। तो अब जो है ये इस्लामाबाद भी नहीं बचा, ये बढ़ते बढ़ते इस्लामाबाद आ गया है कि ये जब से ये खुदकुश बमबार जो है ये वाक़या हुआ है और वो मारा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बहस है कि वो उसका हाई टारगेट क्या था। मगर इस वक्त खौफ और राज की इस्लामाबाद में भी वही बलूचिस्तान वाली सूरत हाल है, हर आदमी डरा हुआ है। एक दूसरे को लोग कह रहे हैं कि एहतियात बरतें कि सारे डिप्लोमेट्स जो है एन्क्लेव तक जो है बंद होकर रह के उनकी क्रिसमस जो है तबाह हो चुकी हुई है। होटलों की एडवाइजरी है कि फ़लानी होटल में आप नहीं जाना। वो तमाम जो है ब्रिटिश, UK वाले, अमेरिकन, सऊदी, सब ने एडवाइजरीज इशू कर दी हैं कि बहुत मोहतात रहें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, घरों में। आम आदमी आज ही पता चला है कि जी वो अच्छा कर रहे हैं कि 25 पिकेट्स कर दिए हैं। बिल्कुल ये पिकेट्स भी होने चाहिए, वो भी ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप जो है सिक्योरिटी के इंतजाम भी करते हैं, बस इस तरीके से करते हैं कि लोगों को भी तकलीफ़ कम हो। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं। ये एक पुराना तरीका रहमान मलिक साहब के ज़माने से हुआ कि बजाय अपनी ड्यूटी करने के लिए वो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दें, लोगों को घर से निकलना भी बंद कर दें। पुलिस की बहरहाल जो ऐसी सिचुएशन में डील करना होता है, मगर इस तरीके से कि लोगों को तकलीफ कम से कम हो। चले, मैं ब्रेक से वापस आके इस पर मजीद बात कर लेती हूँ, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी। मगर जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि डील करने का एक तरीका होता है, हर शख्स अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी 2 वक्त की रोटी की जंग लड़ रहा है। ब्रेक से वापस आके इसी पे मैं बात करूंगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। आमिर साहब इस्लामाबाद के ऊपर बात कर रहे थे, मैं अभी तफ्तीशकारों की रिपोर्ट पढ़ रही थी। एक शख्स KPK से बस टर्मिनल पे आता है इस्लामाबाद के अंदर, बारूदी जैकेट पहने हुए, बारूदी मवाद लिए हुए, बाकायदा चेकिंग के बाद वो आता है। ये तो हमारे सिस्टम पे ऊपर भी बड़े संगीन सवालात हैं। फिर ये असल में बड़ा ही मुश्किल काम है जब लाखों लोग आ रहे हों, जा रहे हों। जिस तरह मैंने खुद कहा कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को तकलीफ ना भी पहुंचाना और नज़र भी रखना, ये बल्कि गाड़ी के अंदर तो चेक हो जाता है, जब टैक्सी
के अंदर कोई आ रहा हो तो वो नॉर्मली ये जो इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, टैक्सी बड़ी कम यूज़ की जाती है। वो ये भी एक नई चीज़ आई है। वो टैक्सी ड्राइवर का मैं सुन रहा था, राना सनाल ने कहा जी उसको जरा बेचारे का उसका कोई कसूर नहीं था, वो जो मारा भी गया उसके अंदर। मगर मैं ये एक उससे रिलेटेड एक इशू है, कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं मगर इम्पॉर्टेंट भी है कि प्रोड्यूसर साहब ये तस्वीर एक दिखा सकें। ये जो हमारे DIG ऑपरेशंस हैं इस्लामाबाद के सुहेल चट्टा साहब, सुहेल चट्टा साहब ये बड़े दबंग मशहूर हैं, ये मशहूर हैं, इनकी जो रेपुटेशन है कि ये पुलिस मुकाबले के बड़े स्पेशलिस्ट हैं और ख़ुद एक्शन करते हैं और टक 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 जेम्स बॉन्ड वाले इनकी बड़ी शोहरत है। तो ये इन्होंने ये जेम्स बॉन्ड वाले ही कपड़े पहने हुए हैं, तो बड़े लोगों ने एतराज़ किया कि मैंने ट्विटर पे उस पर कमेंट किया था कि अच्छी बात है अगर कोई वेल ड्रेस्ड है, तो कायदे आज़म भी बड़े वेल ड्रेस्ड थे, क्योंकि ये बड़ी सी बात है कि क्रिसमस के फंक्शन पे जाके हमारे मसीही भाइयों के गई थी। मैं बिल्कुल बहुत इनके मद्दा हूँ कि ये इतने अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं, आप दिखा सकें, बहुत अच्छी बात है, मैं देखने हैं। मगर साथ में ये दो चीज़ें हैं, एक ये कि जब आप ये ऑपरेशनल किसी काम में जाते हैं, आप किसी को दिलासा, तो आपकी वर्दी लोगों को दिलासा देती है। ये कुछ ख़ास अफसरान के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप सिक्योरिटी की किसी जॉब पे जा रहे हैं तो आप वर्दी पहन के जाएं, ताकि लोगों को वर्दी देख के एहसास रहे कि आप तहफ़्फ़ुज़ हैं। ये जो है ISI के लिए होता है कि उनके लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं होता। जो ऑपरेशनल ड्यूटी के ऊपर जो बैठे होते हैं उनको वर्दी से लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है। एक ये मैं समझता हूँ टेक्निकली गलत है। दूसरा, कपड़ों से ज़्यादा जो है ना, खुदा के लिए मेरे ये दरख्वास्त है कि कपड़े भी अच्छे पहने, मगर फोकस जो है ना ये काम पे ज़्यादा आना चाहिए। कई दफ़ा ये देखें ना, ये तस्वीरें उतारी जाती हैं हेड शेड, ये तस्वीर नहीं इनको मिल गई, हेड शेड लगा के बिल्कुल जो है ना साज दाज के बुद्ध शुद्धवा के जो है ना, आप इसकी फ़ोटो उतारते हैं, फिर रिलीज़ करती हैं, फिर वो सर्कल में चलते हैं, वो कहते हैं जी वेरी हैंडसम होना चाहिए, मगर आपकी प्राइमरी तारीफ ये होनी चाहिए कि आपने काम बड़ा ज़बरदस्त किया और इस्लामाबाद के लोग शहरी बड़े महफूज कर। बात अब दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं सिर्फ बात करूंगी, इस पर तज्जिया नहीं मुझे चाहिए। वाउडा साहब की तो आपने बड़ी तारीफ की थी जब वो जेम्स बॉन्ड बन के चले गए थे और टेंशन उठाई हुई थी। और वाडा साहब की तारीफ नहीं की थी, मैं मजाकन कहता था कि वो एक काउबॉय थे कि जिस तरह गन्स लेके चले जाते थे और लगता था कि घोड़े के ऊपर आए हैं, जूते भी उनके उस तरह के हैं, तो वो कभी वो है। अब तो खैर वो बेचारे वैसे ही सियासी तौर पे मरहूम हो गए हैं, वो इक्का दुक्का कोई इस तरह की शब्दबाजी करते हैं। अच्छे लग रहे हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल जो है सर्दी भी है, वो यही चाह रहे थे कि एंकर खवातीन जो है यही कहें अच्छे लग रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मर्द एंकर्स भी कह रहे हैं ना अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें देखें, इनको देख के ये मुझे सिक्योरिटी का एहसास होना चाहिए, जो है मुझे इनसे कैटवॉक नहीं करवानी। मैं एग्री हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं, अवाम की बात। अवाम से वैसे जो हमने आटे की बात करनी थी वो तो अब टाइम पता नहीं कितना, तो दे दें, 2.5 मिनट रह गए मेरे पास। 2.5 मिनट। आटे की जो है बुनियादी चीजें बाकी सारी ठीक है। हमारा CPI इंडेक्स आज बता रहे थे कि 24% जो हमारी इंपॉर्टेंट अशिया हैं, दाल पानी वगैरह की चीजें, 24% महंगाई बढ़ गई है। एवरेज जो पिछले महीने की 25% है, अर्बन शहरों में और ज़्यादा है, 30% हो गई है। और महंगाई ये सारी है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल शुक्र है थोड़ा सा कम कर रहे हैं, मगर बुनियादी चीज़ है आटा। पाकिस्तान जो है इनका जो बुनियादी चीज़ है आटा, रोटी के बगैर नहीं वो रह सकते। रोटी खौफनाक हद तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं है। जो चक्की का आटा है वो 1500 रुपये का 20 किलो का 10 किलो का आटा जो है वो आगे 150 रुपये किलो। रोटी जो है उसकी वजह से बहुत महंगी हो गई है, वजन कम हो गया और महंगी है। जब आटा महंगा हो जाता है, बुनियादी स्टेपल फूड है आपका, तो वो एक बड़ी तकलीफ दे है। कोई कह रहा है जी होर्डिंग की वजह से, कोई कह रहा है जी राइट टाइम इंपोर्ट नहीं की, कोई कह रहा है जी स्मगलिंग हो गई है। जो भी हो गई है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे। इसके ऊपर अच्छे मुल्कों में, इंडिया में हमारे जो है उन्होंने, हमारे यहाँ भी राशन डिपो होता था कि निचले तबकात के उनके आधार कार्ड है कि आप कार्ड के ऊपर उनको जो आपको पता है इंडिया में दालें, चावल और जो गेहूं है, आटा जो है वो 10 रुपये 5 रुपये किलो मिलता है। कि हर गरीब आदमी जिस तरह एहसास कार्ड है वो अपना कार्ड दिखाता है, राशन कार्ड होता है, उसको बजाय इसके कि आप एक अम्ब्रेला किस्म की कंसेशन
राशन दें जिससे लीड भी फ़ायदा उठाए, मिडिल क्लास भी है। नहीं, निचले तबकात के लिए जिनके लिए सबको ज़्यादा ये असरअंदाज होता है उनको आप कोटा दें, उनके लिए राशन कार्ड वाला सिस्टम करें ताकि डायरेक्टली उनको सस्ता आटा मिल सके। आप यूटिलिटी स्टोर्स हैं और बनाई जा सकती हैं, तरीके निकाले जा सकते हैं अगर आप एहसास करें। ये नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर टूर कर रहे हैं, वो भी यही वाला जेम्स बॉन्ड बने होते हैं, हर वक्त नजर आए कि इनको एहसास है। वैसे मैं इसके ऊपर कल भी डिटेल से कोशिश करेंगे आमिर साहब, बात हो जाए। जब मुल्क का वज़ीर आज़म की बात करता है ना आमिर साहब के 27 अरब तो तेल गैस की इंपोर्ट पर चले जाते हैं, मुल्क में तरक्की खुशहाली कहां से आएगी? इसके ऊपर भी मैं तबसरा कर लूंगी आपसे। इजाजत दीजिए, अपना देखने वाले बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।